हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि लॉकडाउन का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ा। दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण के हालात हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला केंद्र सरकार को लेने के लिए छोड़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार ये बोल रही है कि सिर्फ दिल्ली पर ही नहीं, एनसीआर में लॉकडाउन लागू होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित सभी पड़ोसी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें सभी राज्यों को बढ़ते वायु प्रदूषण पर तुरंत काबू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उनसे तय मानकों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है। इस बीच प्रदूषण पर केंद्र सरकार की ओर से वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए बनाए गए आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर नाखुशी जताते हुए धूल और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। राज्यों के साथ इस दौरान लॉकडाउन पर भी लंबी चर्चा हुई है। हालांकि सभी राज्यों ने इसका जिम्मा केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनमें केंद्र की ओर से साप्ताहिक लॉकडाउन का विकल्प पेश किया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष एम कुट्टी की अगुवाई में दिल्ली, हरियाणा सहित सभी पड़ोसी राज्यों के साथ हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। नेक्स्ट न्यूज है, पाकिस्तान ने आतंकियों के समर्थक को बनाया अमेरिका का राजदूत। पाकिस्तान ने आतंकियों के समर्थक और गुलाम कश्मीर के कथित पूर्व राष्ट्रपति मसूद खान को अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। पाकिस्तान के इस कदम से उसकी असलियत फिर दुनिया के सामने आ गई है। मसूद हरकत उल मुजाहिदी के सरगना फरिजुल रहमान खलील के साथ मंच साझा कर चुके हैं। इस संगठन को अमेरिका ने 1997 में आतंकी संगठन घोषित किया था। अल कायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन से भी मसूद के संबंध रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार नेशनल रिव्यू के मुताबिक मसूद का पश्चिम के कट्टरपंथी मुस्लिमों पूर्व के जिहादी संग काम करने का इतिहास रहा है। बतौर राजदूत मसूद की नियुक्ति पाकिस्तान की खतरनाक शासन व्यवस्था का प्रमाण है। पाक दुनिया भर के कट्टरपंथियों का समर्थन करता है। मसूद ने जुलाई 2021 में हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी की 5वीं वर्षी पर उसे याद किया था और विशेष संदेश भी जारी किया था। बुरहान वर्ष 2016 में मारा गया था। वर्ष 2019 में मसूद ने इस्लामाबाद में आयोजित ऑल पार्टी कश्मीर सॉलिडरी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। वह हिंसक संगठन साउथ एशिया इस्लामिक मूवमेंट, जमात ए इस्लाम और लेडी अल कायदा की सरगना आफिया सिद्दीकी के भी समर्थक रह चुके हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भोज यानी भूख की चिंता करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह सामुदायिक रसोई के बारे में एक मॉडल नीति बनाए। और ये इसलिए बोला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि लोग भूख से मर रहे हैं, केंद्र बनाए योजना। कोर्ट ने कहा है कि लोग भूख से मर रहे हैं, हमारी चिंता समाज के अंतिम व्यक्ति की भूख को लेकर है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक योजना बनाए और क्षेत्र चिन्हित करे जहां भूखमरी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर योजना लागू करे। कोर्ट ने इस बारे में दाखिल किए गए केंद्र सरकार के हलफनामे पर संतुष्टि और नाराजगी जताते हुए सरकार को 3 सप्ताह में योजना बनाकर पेश करने को कहा है। ये निर्देश मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सामुदायिक रसोई योजना लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए हैं। पीठ ने साफ किया है कि कोर्ट सिर्फ भूखमरी को लेकर चिंतित है, कुपोषण पर विचार नहीं कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि अफगानिस्तान पर अमेरिका के विशेष दूत थॉमस ने डोभाल श्रृंखला से की वार्ता। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नवनियुक्त विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट ने मंगलवार को यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विशेष विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला से अलग अलग मुलाकात की। इस मुलाकातों में अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि वार्ता के दौरान अफगानिस्तान के भीतर और वहां से बाहर लोगों की आवाजाही, मानवीय सहायता के वैश्विक प्रयासों के समन्वय के रास्तों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों सहित अन्य मुद्दे
सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि वार्ता के दौरान भारत की मेजबानी में अफगानिस्तान के विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन तथा आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी उठे हैं। सूत्र ने बताया कि चर्चा अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम पर केंद्रित रही। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट से मुलाकात की और हाल के घटनाक्रम और अफगानिस्तान में आम हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट न्यूज है, अगले हफ्ते नौसेना में शामिल होंगे मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत और पनडुब्बी। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य से निपटने और क्षमता में वृद्धि के लिए अगले हफ्ते एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत, विशाखापत्तनम और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोरमड़े ने बताया कि विशाखापट्टनम को 21 नवंबर और वेला को 25 नवंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न भारतीय पोत कारखानों यानी कि शिपयार्ड में 39 नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भारत की समुद्री क्षमता को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नौसेना कमांडर ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि समुद्री वातावरण जटिल होता है और उसमें ताकत केवल अधिक संख्या में अत्याधुनिक उपकरणों के शामिल होने से बढ़ती है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब शक्ति का वैश्विक और क्षेत्रीय संतुलन तेजी से बदल रहा है और सबसे तेजी से बदलाव का क्षेत्र निसंदेह हिंद महासागर क्षेत्र है। वाइस एडमिरल घोरमड़े ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं कि उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए बल का स्तर तेजी से बढ़ता रहे। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है, डाटा ही तय करेगा इतिहास। ये स्टेटमेंट दिया है मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अतीत में सूचना कहानियों के माध्यम से प्रसारित होती थी। कहानी के जरिए ही इतिहास लिखा जाता था, लेकिन 21वीं सदी में डाटा ही सूचना है और आने वाले समय में हमारा इतिहास भी डाटा के जरिए नजरिए देखा जाएगा। एक तरह से भविष्य में डाटा ही इतिहास का निर्धारण करेगा। उन्होंने तंत्र को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए मजबूत और वैज्ञानिक ऑडिट का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑडिट एक महत्वपूर्ण वैल्यू एडिशन है जो समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान खोजने में मदद करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के प्रथम ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब कैग को आशंका और भय के साथ देखा जाता था, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। वर्तमान में ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे अतीत में बैंकों में फंसे हुए कर्जों यानी कि एनपीए को छिपा लिया जाता था। तो यहाँ पर कैग की बात हो रही थी। कैग के बारे में जान लेते हैं कि देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग एक संवैधानिक पद है। सीएजी का काम सरकारी खातों और उसके द्वारा खर्च किए जा रहे धन की जांच करना है। दरअसल सरकार जो भी धन खर्च करती है, सीएजी उस खर्च की गहराई से जांच पड़ताल करता है और पता लगाता है कि धन सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। नेक्स्ट न्यूज है, लगातार 15वें साल फिच ने नहीं सुधारी भारत की रेटिंग। अग्रणी रेटिंग एजेंसी फिच ने लगातार 15वें साल भारत की सॉवरेन रेटिंग्स नहीं सुधारी हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग BBB- यानी BBB- पर कायम रहते हुए कहा कि तेजी से सुधरती अर्थव्यवस्था के चलते मध्यम अवधि में विकास का जोखिम कम है। आखिरी बार एजेंसी ने अगस्त 2006 में रेटिंग अपग्रेड की थी, तब से लेकर अब तक BBB- चल रही है। हालांकि परिदृश्य स्थिर और नकारात्मकता के बीच झूल रहा है। BBB- सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग है। पिछले महीने भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर रखा था, लेकिन इकोनॉमी के आउटलुक को निगेटिव से स्थिर कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि इलेक्ट्रिक कार से सालाना होगी 80,000 रुपए की बचत। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले नीति आयोग के ई-अमृत पोर्टल पर जाइए। यहां 2 पहिया, तिपहिया और 4 पहिया सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों की विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। पोर्टल यह बता देगा कि पसंदीदा वाहन की कीमत कितनी है,
उसे चार्ज करने का तरीका क्या है, नजदीकी चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, चार्जिंग में कितना समय लगता है, गाड़ी प्रति चार्जिंग कितनी किलोमीटर चलती है, यात्रा के रास्ते में चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ है और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से सालाना कितने की बचत होगी। पोर्टल के अनुसार दिल्ली शहर में अगर प्रतिदिन 40 किलोमीटर पेट्रोल वाली कार चलाते हैं और इसे छोड़कर इलेक्ट्रिक कार पर शिफ्ट होते हैं तो सालाना 80,577 रुपए की बचत होगी, यानी प्रति किलोमीटर सालाना 2,000 रुपए की बचत। ई अमृत पोर्टल के तुलनात्मक परिणाम के मुताबिक पेट्रोल कार से दिल्ली में रोजाना 40 किलोमीटर चलाने पर पेट्रोल के वर्तमान भाव के हिसाब से 93,659 रुपए की बचत होगी। निवेश के लिए तैयार रहें बैंक, ये स्टेटमेंट दिया है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से कहा है कि वे निजी क्षेत्र को वित्तीय मदद देने के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने कहा कि महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और इस गति को समय तक बनाए रखने के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज्यादा तेजी का श्रेय मुख्य तौर पर टीकाकरण और कम होते संक्रमण को जाता है। इसमें उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ा है। त्योहारी सीजन के दौरान भारी मांग ने यह साबित भी किया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, इसके लंबे समय तक रहने यानी कायम रहने की संभावना है। देश में काफी तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता है। निजी खपत सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लगभग 56% के साथ कुल मांग का सबसे बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल लिखा है अमिताभ कांत ने, जो कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, और इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है धरती के रक्षक की भूमिका में भारत। ये जो कोप 26 हुआ है उसमें भारत के कई सुझावों को कई देशों द्वारा तवज्जो दी गई है और उसे सराहनीय बोला गया है। तो इस आर्टिकल में देखते हैं कि आज समस्त विश्व के समक्ष जो सबसे ज्वलंत चुनौती है उनमें से एक वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग है। इस पर अंकुश लगाना आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए वैश्विक बिरादरी ने तय किया है कि अगली सदी की दस्तक तक पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में बीते दिनों ग्लासगो में संपन्न कॉप 26 सम्मेलन एक अहम पड़ाव रहा है। इसमें जो स्वीकार्य सहमति बनी उनमें भारत की अहम भूमिका रही है। भारत द्वारा सुझाए गए समाधानों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई सराहना इसका प्रमाण है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के निदेशक गैरी राइस भी भारत के प्रशंसकों में शुमार हो गए। राइस ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में भारत द्वारा किए जा रहे निवेश एकदम सही दिशा में है। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री लॉर्ड निकोलस स्टर्न ने कहा कि भारत के अद्यतन जलवायु लक्ष्य वास्तविक नेतृत्व को दर्शाते हैं। ग्लासगो के इसी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंचामृत का महामंत्र दिया। इसमें देश की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट तक करने का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक देश की 50% बिजली आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं से पूरा किया जाएगा। अब से 2030 के बीच कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करते हुए अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता भी 2030 तक 45% से कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो हमने इसमें शब्द पढ़ा। देखिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनते हैं के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसी वजह से जलवायु परिवर्तन भी होता है। और देखिए, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि से क्या क्या हो सकता है या होता है, तो उसमें देखिए तूफान आता है, बाढ़ या जंगल की आग, सूखा, लू के खतरे की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री सतह का तापमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण की अधिकांश गर्मी समुद्र द्वारा अवशोषित की जाती है। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, गर्म समुद्री सतह के तापमान के कारण तूफान का बनना आसान हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है या कार्बन उत्सर्जन क्या है, किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कार्य से कार्बन उत्सर्जन होता है। इसका अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी होता है।
किसी व्यक्ति, संस्था या वस्तु के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के आधार पर किया जाता है। अब यहां पर जैसे कि आपने पढ़ा कि जो आईएमएफ ने भी इसका समर्थन किया है। आईएमएफ के निदेशक गैरी राइस ने भी भारत की प्रशंसा की है। तो यहाँ पर टर्म आया हमारे लिए जानने को, देखिए यहाँ पर लिखा गया है आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ के बारे में जानते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर को स्थिर करने के लिए की गई थी। यह सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त तरलता के माध्यम से उनके भुगतान संतुलन में सुधार में मदद करता है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग में बढ़ोतरी को बढ़ावा देता है। आईएमएफ जो संगठन है वो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहित करता है और गरीबी को घटाता है। सदस्य देशों का कोटा आईएमएफ निर्णयों में वोटिंग पावर का मुख्य निर्धारण करता है। अगर हम आईएमएफ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। आगे आर्टिकल में लिखा गया है सितंबर 2021 तक जलवायु कार्रवाई ट्रैकर का आकलन था कि भारत एकमात्र ऐसा G20 राष्ट्र रहा जिसके लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य के अनुरूप थे। यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका, यूरोप, रूस, कनाडा, जापान 1751 से 2017 के बीच कुल 60% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भी अधिक है, वहीं अल्प विकसित और निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में बड़ी आबादी के बावजूद ऐतिहासिक रूप से कहीं कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन देखा गया है। भारत घरेलू स्तर पर जिन स्वच्छ तकनीकों का निरंतर प्रवर्तन कर रहा है उनमें COP26 के आलोक में संदर्भ समाचीन होगा। भारत इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी, एथेनॉल मिश्रण और पीवी और बैटरी निर्माण में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, जहां तमाम देश ब्लू और ग्रीन गैसों दोनों किस्म की हाइड्रोजन का समर्थन करने की दोहरी अवधारणा का अनुसरण कर रहे हैं। देखा गया है कि अधिकांश देशों द्वारा निर्धारित दीर्घकालीन लक्ष्य ऐसी औद्योगिकियों पर निर्भर है जो अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मेल्ट्स, कार्बन कैप्चर, सॉलिड स्टेट बैटरी, इलेक्ट्रिक फ्यूल, हीट पंप और नेक्स्ट जनरेशन सोलर पीवी जैसे तकनीकें जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए भारत को अत्याधुनिक स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाने के लिए निवेश करना चाहिए। इसके लिए एक नई तरह की औद्योगिक क्रांति करनी होगी जिसकी प्रकृति अतीत के विकसित देशों में हुई औद्योगिक क्रांति से उलट हो। नेक्स्ट आर्टिकल है आईएस, बोको हराम और खुर्शीद। देखिए खुर्शीद ने जो पुस्तक लिखी है उस पर उसके विवाद को लेकर लिखा गया आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सामुदायिक रसोई योजना जो हम लोगों ने पहले पेज की न्यूज में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि चीन की करतूतों पर जो बाइडेन ने घेरा तो चिनफिंग बोले एक दूसरे का करें सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष सी जिनपिंग के बीच मंगलवार को हुई पहली वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक 3 घंटे 24 मिनट चली। इस दौरान कई बार माहौल गर्म नरम होता रहा। बाइडेन ने जहां सी जिनपिंग तिब्बत, हांगकांग व ताइवान की करतूतों को लेकर चीन को घेरा, वहीं चिनफिंग ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को चिताते हुए एक दूसरे का सम्मान करने को कहा। अफगानिस्तान, ईरान, वैश्विक ऊर्जा बाजार, सैन्य संबंधी मुद्दों, कोविड-19 महामारी तथा अन्य विषयों पर बातचीत की। उनके बीच इससे पहले 2 बार टेलीफोन पर वार्ता हो चुकी है। S-400 मिसाइल प्रणाली की भारत को आपूर्ति पर अमेरिका ने जताई चिंता। अमेरिका ने रूस द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली S-400 ट्राइम्स मिसाइल प्रणाली की भारत को आपूर्ति किए जाने पर चिंता प्रकट की है, लेकिन इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। इस सौदे से कैसे निपटा जाए, पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बात कही है। S-400 को लंबी दूरी से की सतह से हवा में मार करने वाली रूस की सबसे आधुनिक सशस्त्र प्रणाली माना जाता है। इस आपूर्ति पर भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन रूस की सैन्य तकनीक सहयोग के लिए संघीय सेवा के निदेशक दमित्री सुगाएव ने स्पुतनिक समाचार एजेंसी को पिछले हफ्ते बताया था कि इस प्रणाली की आपूर्ति योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है कि भारत को आईसीसी के 3 टूर्नामेंट की मेजबानी।
भारत अगले चक्र में आईसीसी की 3 प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा, जबकि पाकिस्तान में 2 दशक से भी अधिक समय बाद बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता की वापसी होगी, जब यह देश 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। आईसीसी के बोर्ड ने मंगलवार को पाकिस्तान को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी सौंपी। साथ ही अमेरिका और वेस्टइंडीज को संयुक्त रूप से 2024 की टी20 विश्व कप के मेजबानी के रूप में चुना है। यह उत्तर अमेरिका में पहली वैश्विक प्रतियोगिता होगी। नेक्स्ट न्यूज एक है कि रूस ने किया एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण, खतरे में पड़ा स्पेस स्टेशन। रूस ने सोमवार को एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया है। इसमें एक निष्क्रिय सैटेलाइट को निशाना बनाकर नष्ट किया गया है। इसके चलते धरती की निचली कक्षा में नष्ट किए गए सैटेलाइट के 1,500 से ज्यादा टुकड़े फैल गए। नासा ने दावा किया है कि इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरा पैदा हो गया है। इस स्टेशन पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस के इस परीक्षण की आलोचना की है। हालांकि रूस ने अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी को खतरे में डालने के आरोप को खारिज किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने परीक्षण करने और एक निष्क्रिय सैटेलाइट को नष्ट करने की पुष्टि की है। यह सैटेलाइट 1982 से कक्षा में है। तो ये आज का यानी 17 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।